subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 5 Variety of Life from FSC Part 1 Biology Book. जैसा कि नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है कि हम इसमें लाइफ की मुख्तलिफ फॉर्म्स के बारे में, वैरायटी के बारे में स्टडी करेंगे। इसको स्टडी करने से पहले लाइफ के ओरिजिन के हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि ज़मीन जब मार्ज़े वजूद में आई तो ये एक बर्निंग मास ऑफ फायर था, यानी कि आग का एक जलता हुआ गोला। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जो लिक्विड था वो एवेपोरेट होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से कंडेंसेशन स्टार्ट हुई, क्लाउड फॉर्मेशन हुए, रेनफॉल हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन का जो दर्जा हरारत था वो स्लो डाउन होना शुरू हुआ। जैसे जैसे दर्जा हरारत नॉर्मलाइज होता चला गया वैसे वैसे यहाँ पे जिंदगी के आसार नमूदार होना शुरू हो गए। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक टाइप लाइफ ओरिजिनेट हुई और वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर ओरिजिनेट हुई, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट तो शायद रहने के काबिल ही नहीं था, क्योंकि दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा था। तो कहीं समंदरों की तह में जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होता चला गया तो वहाँ पे ज़िंदगी के आसार नमूदार हुए। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बेसिकली हम देखते हैं कि उनका नाम ही इसीलिए प्रोकैरियोटिक है कि उनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इसके बरक्स उनका जेनेटिक मटेरियल एज इट इज़ एक जेली की फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स से यूकैरियोटिक सेल्स इमर्ज हुए, यानी कि लाइफ के अंदर डिसेंट विद मॉडिफिकेशन हमें नजर आ रहा है, यानी कि हर आने वाली नस्ल अपने आबाओ अजदाद से पहले से बेहतर होती चली गई। स्टार्ट में जैसे अगर हम देखें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो हम जानते हैं कि एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सबसे पहले ज़मीन के इर्तिका के हवाले से या एवोल्यूशन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये बनने वाले माइक्रो मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मीथेन थे, जिनको मिलर उरे एक्सपेरिमेंट में प्रूफ भी किया गया कि कुछ ऐसा ही प्रोसेस हुआ था जिसमें कॉस्मिक रेज जो कंटिन्यूसली ज़मीन के साथ टकरा रही थी, क्योंकि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द स्टार्ट में कोई ओजोन लेयर नहीं थी, जो कि बाद फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट पैदा हुई, और क्योंकि इसको यूटिलाइज करने वाले, कंज्यूम करने वाले एनिमल्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं थे तो जो एक्सेस अमाउंट थी वो O2 से O3 की में कन्वर्ट हुई और उसने हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द एक हाला सा बना दिया, जिसने फर्दर जो मुख्तलिफ किस्म की कॉस्मिक रेज थी उनको ज़मीन से टकराने से रोका और इससे फर्दर जो ज़मीन का टेम्परेचर था वो कम होता चला गया। तो जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ उससे पहले माइक्रो मॉलिक्यूल्स उन्होंने मिलकर मुख्तलिफ असेंबल हुए आपस में, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेलिस बने। हम जानते हैं जितने भी ऑर्गेनेलिस हैं वो बायोकेमिकल होते हैं इन नेचर, यानी कि वो इन्हीं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। यही ऑर्गेनेले आपस में एंडोसिम्बायोसिस रिलेशनशिप के तहत रहने लगे, यानी कि एक दूसरे के अंदर इनगल्फ हो गए और एक दूसरे को डाइजेस्ट करने की बजाय एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहने लगे। अल्टीमेटली यही रिलेशनशिप हमारे पास एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ की फॉर्म में ओरिजिनेट हुआ, जिसे हम सेल कहते हैं। चैप्टर नंबर 4 में सेल और सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस के बारे में हम काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। सेल जैसा कि हम जानते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, और जब हम बात करते हैं वैरायटी ऑफ लाइफ की तो उसमें प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल और यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बात जाती है। यूनिसेलुलर सेल्स में जैसे हम जानते हैं कि लाइफ के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, वॉट एवर इट इज, जिसकी बेस पे हम उस ऑर्गेनिज्म को या उस सेल को एक जानदार कंसिडर कर सकते हैं, वो सभी एक्टिविटीज एक ही सेल के अंदर हो रही होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उनके अंदर तो एक नहीं बल्कि लाखों, और लाखों भी नहीं शायद करोड़ों की तादाद में सेल्स मौजूद होते हैं। अब ये सेल्स आपस में एट अ टाइम लड़ झगड़ के तो नहीं रह सकते, ये असेंबल होके एक बड़ी ही तरतीब के साथ अपने अपने काम को तकसीम करके रह रहे होते हैं और एक हेल्दी एसोसिएशन बना रहे होते हैं। ऐसे सेल्स जो एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हें हम कहते हैं कि जी ये एक टिश्यू है।
टिश्यू मिल के ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और अल्टीमेटली एक यूनिफाइड निज़ाम हमारे सामने आता है जिसे हम एक इंडिविजुअल या लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब हमारे पास प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नज़र आ रही है हमें, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ वैरायटी भी बढ़ती चली जा रही है। पहले तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूओप्लैंक्टन, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स वगैरह शामिल हैं। अल्टीमेटली जब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती चली गई, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी कि आबाओ अजदाद से आने वाली नस्ल पहले से ज़्यादा मॉडिफाई होके आती चली गई, यानी कि हर आने वाली जनरेशन में हमें अडाप्टेशंस दिखाई दे रही थी जो उनके आबाओ अजदाद ने अपने अंदर अडाप्ट की, परसीव की, ताकि वो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव कर सकें। और आज हमारे पास वेल डिफाइंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बड़ी ही खूबसूरत एग्जांपल ह्यूमन बींग्स की है, वो शामिल है। तो कहीं ना कहीं पे हम देखें तो जितने भी जानदार आज मौजूद हैं वो एवोल्यूशनरी ट्री में पीछे कहीं ना कहीं किसी एक सिंगल जो एंसेस्टर हैं, आबाओ अजदाद हैं, उनसे लिंक कर रहे हैं और आगे एक ट्री की फॉर्म में डिवाइड होते चले जा रहे हैं। जैसे एक दरख्त की मुख्तलिफ शाखें होती हैं और तना एक होता है, इसी तरह एवोल्यूशनरी ट्री में भी हमें दिखाई दे रहा होता है एज पर आवर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के आगाज एक ही जगह से हुआ है और आगे फिर मॉडिफिकेशंस होती चली गई, अडाप्टेशन आती चली गई, नेचुरल सिलेक्शन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और हमारे पास लाइफ की एक वैरायटी आई। फिर एक्वेटिक एनवायरनमेंट से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की तरफ लाइफ ने किस तरह से मूव किया, और हमारे पास एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो वैरायटी थी उसके साथ साथ अब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी वैरायटी ऑफ लाइफ हमें देखने को मिल रही है। फिश थी, फिश ने किस तरह से वहाँ पे कंपटीशन को सरपास करते हुए टेरेस्ट्रियल मोड अपनाया, किस तरह से गिल्स से लंग्स इवॉल्व हुए, किस तरह से फिन से जो लेग्स हैं वो इवॉल्व हुई, टेट्रापोडा यानी कि चौपाए से या चार टांगों पे चलने के अमल से लेकर के जो दो पाए हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, दो टांगों पे चलते हैं और ये किस तरह से अपनी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। जो चौपाए हैं हमें नजर आ रहा है उनमें कुछ लॉन्ग टेल्स हमें दिखाई दे रही हैं, जबकि ह्यूमन बींग जो दो पाए हैं, दो पाँव पे चलते हैं, उनमें हमें टेल दिखाई नहीं देती। चौपाए में अगर हम देखें तो उनकी लेग्स या उनके जो लिम्स हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, बाजू और टांगे, उनकी अरेंजमेंट, और अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो हमारे जो फोर लिम्स हैं, जो बाजू हैं, वो जिस्म के बिल्कुल साइड्स पे, पेरिफेरीज में, और हमारी लेग्स बिल्कुल नीचे इरेक्ट पोजीशन में लगी हुई हैं। अब ये भी एक मॉडिफिकेशन है जो हमें चार की बजाय दो टांगों पे जमीन के ऊपर एक प्रॉपर सपोर्ट के साथ खड़े होने में, चलने में हेल्प फ्राहम कर रही है। इसके पीछे मुख्तलिफ प्रोसेसेस, मॉडिफिकेशंस इन्वॉल्व होंगी। स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमें डायनासोर्स भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज अगर हम देखें तो उन्हीं की मॉडिफाइड फॉर्म लिजर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। अब कहाँ वो इतने बड़े बड़े डायनासोर और कहाँ बिल्कुल एक छोटी सी लिजर्ड, तो वो कौन कौन से चेंजेस आए होंगे एवोल्यूशनरी पॉइंट में, इत्तकाई अमल में, जिसकी मदद से जो जानदारों में इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। और अगर वो डायनासोर्स थे, आपने जुरासिक मूवी वगैरह इस तरह की मूवीज में देखा होगा, तो अब वो कहाँ हैं? वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब मौजूद नहीं है। यानी कि हम बात कर रहे हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन के एंसेस्टर से लेकर के जो अब हमारे पास प्रेजेंट डे जो प्रोजनी मौजूद है, जो ऑफस्प्रिंग मौजूद है, जो औलाद मौजूद है आबाओ अजदाद की, उनके अंदर मॉडिफिकेशंस हुई हैं। जिन जानदारों ने उन मॉडिफिकेशंस को अपनी बॉडी में अडाप्ट किया, उन्होंने तो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सर्वाइव किया, और जिन्होंने अडाप्ट नहीं किया वो एक्सटिंक्ट हो गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बहुत ज़्यादा ठंड हो और आप स्वेटर या जैकेट पहनने से इनकार कर दें, तो क्या आपको लगता है कि आप -26 या इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकेंगे? अगर आप किसी नॉर्दर्न इलाके में गए हुए हैं कि हम तो मैदानी इलाकों में रहते हैं, इतनी ठंड नहीं होती, हम तो ऐसे ही बाहर जाएंगे, एक गर्म सूट पहना और आप सैर के लिए निकल गए, लेकिन आप उस हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन को बेयर नहीं कर पाएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा क्लोथिंग की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा लिबास की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि आपने अपने अंदर अडाप्टेशन लाई और आप उस हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस, शदीद ठंड को बर्दाश्त कर गए। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको निमोनिया,
हाई फीवर और अल्टीमेटली अगर लंग्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं उस ठंडी एयर की वजह से तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने अपने अंदर एडाप्टेशंस नहीं वो ला सके एस या एनवायरनमेंट में उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह का था कि वो फिट इन नहीं हो सके, तो वो नापैद हो गए, यानी कि एक्सटिंक्ट हो गए। ओवरऑल अगर हम बात करें ज़मीन के इर्तिका से लेकर के, यानी कि अगर हम 100% बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो लगभग 99% बायोडाइवर्सिटी अब तक एक्सटिंक्ट हो चुकी है। यानी कि प्रेजेंट डे जो हमारे पास एक ह्यूज नंबर जिसे हम कहते हैं अवेलेबल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो सिर्फ उसका 1% है। और उस 1% में से भी बहुत थोड़ी अमाउंट है जो नोन है। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो ओवर 1.5 मिलियन स्पीशीज नोन है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ओवर 0.5 मिलियन स्पीशीज ऐसी हैं जो कि नोन है, और दीगर स्पीशीज अभी भी नोन नहीं है। नोन मतलब कि क्लासिफाई नहीं हम उनको अभी तक कर सके, आइडेंटिफाई नहीं हुई, और अगर आइडेंटिफाई हो भी चुकी हैं तो क्लासिफाई नहीं हो सकी। क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पेश आती है? जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक वैरायटी ऑफ लाइफ अवेलेबल है, तो इन मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पेश आती है जिसमें हमें पता चल सके कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में फॉल करता है, उसकी कौन कौन सी खसूसियात हैं और उसका अपने इकोसिस्टम में क्या वो रोल प्ले कर रहा है, उसकी एसोसिएशन क्या है। अब हम जानते हैं वैरायटी की हम बात करते हैं तो मतलब कि डिसिमिलर फॉर्म्स मौजूद हैं जिनको क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अगर हम प्लांट्स की ही बात करें तो प्लांट्स में हम फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जानते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पे फूल लगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन पे नहीं लगते। अब जिनके पे फूल लगते हैं, फूल वाले प्लांट्स में भी अगर आप देखें तो आप उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम रोज फ्लावर की बात करें तो गुलाब के फूल सुर्ख रंग के भी होते हैं, वो पीले रंग के भी होते हैं, वे छोटे साइज के भी होते हैं, वो बड़े साइज के भी होते हैं। तो हम उनके कलर, उनके साइज, उनकी हाइट की बेस पे उनको डिवाइड कर सकते हैं। आपके घर में मौजूद गमले, उनके अंदर भी फूल लगे होते हैं। आपके घर में मौजूद बेल, वो अगर आपका घर 2 मंजिला है, 3 मंजिला है, तो वो टॉप ऑफ द रूफ तक जा रहे होते हैं, उन पे भी फूल लगे होते हैं। तो आप उनकी हाइट की बेस पे भी उनको डिवाइड कर सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट शॉर्ट स्ट्रेचर भी होते हैं और हाइटेड भी होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये एक बड़ी ही बेसिक सी क्लासिफिकेशन है जो एज सच हमें दीगर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ इनका कोई रिलेशनशिप, कोई सिमिलैरिटी, कोई डिफरेंस के बारे में नहीं बता रहा। तो इस बात में अगर हम देखें तो हमें ज़रूरत पेश आती है एक यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम की, जिसमें पता हो कि ये किस फाइलम से बिलोंग कर रहा है, किस क्लास का है, इसकी जीनस क्या है, इसकी स्पीशी क्या है। अब हमारे यहाँ प्याज कहा जाता है, कहीं पे पंजाबी में उसको गंडा कहा जाता है, सराइकी में उसको वसर कहा जाता है, इंग्लिश में उसको अनियन कहा जाता है। तो आप अगर पाकिस्तान में हैं तो शायद आप लगभग इन सभी नामों से वाकिफ होंगे, और आप अगर अपनी नेटिव लैंग्वेज में जानते हैं इसका नाम और आपको इंग्लिश में इसका नाम नहीं पता, तो आप अगर किसी इंग्लिश कंट्री में चले जाते हैं और आप उन्हें कहते हैं कि हमें प्याज चाहिए, तो आपको वो शॉपकीपर क्या देगा? उसको नहीं समझ आएगी कि आप क्या कह रहे हैं। या आप अगर स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आप मास्टर के स्टूडेंट हैं, थीसिस करना चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं भाई ओनियन पे किसी खास किस्म की रिसर्च करना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है आप जहाँ अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अगर आप जर्मन में अप्लाई कर रहे हैं, जर्मनी में, तो वहाँ पे तो डच लैंग्वेज बोल दी जाती है, तो उनको क्या पता अनियन क्या है, तो आप फिर उसका साइंटिफिक नेम यूज करेंगे। तो ये साइंटिफिक नेम कैसे आया? बेसिकली ये जब हमने जो वैरायटी ऑफ लाइफ है इसको क्लासिफाई किया, वहां से हमें इसमें डिफरेंट डिविजन्स एंड सब डिविजन्स मिलती हैं, जिसने हमारे लिए बहुत आसानी कर दी ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करके क्लासिफाई करने में, और इससे हमें फर्दर उनके बारे में जो सिमिलैरिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में जानने में। तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जैसे हम बात कर रहे हैं, हमें पता चलता है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से ज़्यादा करीब हैं और कुछ एक दूसरे से डिस्टेंटली रिलेटेड हैं। अगर हम बहुत क्लोजली रिलेशन में बात करें तो जैसे बर्ड्स हैं वो सभी फ्लाई करते हैं, विंग्स होते हैं, इंसेक्ट्स भी फ्लाई करते हैं, उनके पास भी विंग्स होते हैं। लेकिन अगर हम एक स्पैरो को देखें तो वो क्लोजली रिलेटेड है
पिजन से, यानी कि एक चिड़िया जो है वो कबूतर से या कौवे से या तोते से ज़्यादा रिजेंबल कर रही है, ना कि सिर्फ परों की बेस पे उसे हम कह दें कि जितने भी उड़ने वाले जानवर हैं वो एक खास कैटेगरी में आते हैं। यानी कि ये इंसेक्ट से मिलती जुलती तो है कहीं ना कहीं पे, लेकिन वो अपने फ्लाइट मोड की बेस पे, लेकिन एक्चुअली ये इंसेक्ट से काफ़ी मुख्तलिफ है, इनका काफ़ी दूर का रिलेशनशिप है, लेकिन ये पिजन से वगैरह से और अपनी तरह के दूसरे जो परिंदे हैं उनसे ज़्यादा रिलेट कर रही हैं। तो इस तरह की सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस हमें कहाँ से पता चलते हैं? ये हमें पता चलते हैं जब हम मुख्तलिफ किस्म के क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर में हम इन्हीं सिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल से बात करेंगे, मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी स्टडी करेंगे, सिस्टम्स को भी स्टडी करेंगे और किस तरह से ये जो वैरायटी ऑफ लाइफ है हमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में और क्लासीफाई करने में हेल्प करती है। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है और कोविड-19 हम उसे कहते हैं, सार्क फैमिली से ये वायरस बिलोंग करता है। तो अगर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है या चीज़ है हमें बीमारियां कॉज कर रही है तो वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है, वो एक वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल इन्फेक्शन है। तो तभी जब हमें पता होगा ये किस क्लास से बिलोंग करती है तभी हम इसके अगेंस्ट किसी ना किस्म का ट्रीटमेंट जो है, जैसे अभी एक वैक्सीन आ गई है कोरोना के अगेंस्ट, तो वो तभी मुमकिन था जब हम इसको क्लासीफाई कर सके थे कि ये किस ग्रुप में फॉल करता है, इसकी खसूसियात क्या क्या है और किस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता है और हमने इसको कहाँ पे ट्रैप करना है ताकि ये इंसानों के अंदर किसी भी किस्म की अब फर्दर बीमारियां ना फैला सके। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक पेंडेमिक है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इंसानियत को, तो इसलिए क्लासिफिकेशन इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। आने वाले लेक्चर्स को गौर से देखिएगा ताकि आप उनको अंडरस्टैंड करने के साथ साथ मैन काइंड की वेलफेयर के लिए भी कुछ कर सकें। इंशाल्लाह ताला जी जल्द ही मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।